नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे क्रिकेट से। और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आज दुबई स्टेडियम में एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और भारत, जो कि रवायती हरीफ हैं, इन दोनों टीमों के माबैन मैच होने जा रहा है, फाइनल होने जा रहा है। और दोनों ममालिक के जो अवाम हैं उनकी नज़रें आज दुबई स्टेडियम पे टिकी हुई हैं। तो आज के इस मैच में पाकिस्तान क्या करेगा और इसके साथ साथ भारतीय टीम को किस मुश्किल का सामना है, कौन सा अहम खिलाड़ी अनफिट है जिसको लेके भारतीय टीम को परेशानी लाहक होगी। ना सिर्फ भारतीय टीम परेशान है बल्कि भारतीय जो मीडिया है उसने भी अपनी टीम को परेशान करके रख दिया है, अपने अवाम को एक जहनी अजियत में मुब्तला करके रख दिया है। तो इस इवेंट की से जुड़ी जो खबरें हैं उससे अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद इमरान खान साहब ने 6 मई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्या पैगाम भेजा, इस खबर पे हम बात करेंगे। और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी मुबैया डिग्री का मामला तो अदालत में चल रहा है, सिंध हाई कोर्ट में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ साथ अब एक और जज भी रेडार पे आ गए हैं। वो जज कौन से हैं, इस खबर की तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो दोनों रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के माबैन जो एशिया कप का फाइनल होने जा रहा है, जो कि एशिया कप की तारीख का पहला ऐसा फाइनल है जिसमें पाकिस्तान और भारत फाइनल में पहुंचे हैं। अब आप सुनने वाले भी हैरान होंगे कि 1984 से इस इवेंट का आगाज़ होता है और अवाइल में जब इस टूर्नामेंट का, इस इवेंट का आगाज़ किया गया था तो ज़्यादा एशिया की इतनी ज़्यादा टीमें नहीं होती थी। जैसे आज मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम है, ओमान की टीम है और हांगकांग की टीम है। ये एशियाई टीमें नहीं हुआ करती थी, 4 टीमें होती थी जिसमें ज़्यादातर 3 टीमें जो है वो एशिया कप में शिरकत करती थी, पाकिस्तान, भारत और उसके साथ श्रीलंका, और चौथी टीम बांग्लादेश हुआ करती थी। तो लोग ये हैरान होते हैं कि ये एशिया कप के मतलब 15 एडिशन पहले हो चुके हैं, ये 16वां एडिशन है, तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ कोई फाइनल ना खेला हो। तो नाज़रीन, ये हकीकत है, एशिया कप में कभी पाकिस्तान और भारत का टाकरा नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि इसके अलावा जो मल्टी नेशनल मुख्तलिफ इवेंट्स, मुख्तलिफ टूर्नामेंट हुए हैं, उसमें पाकिस्तान और भारत 5 मरतबा एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और 3 मरतबा पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में शिकस्त से दोचार किया है। और इसी बर्तरी को लेके कि जब जब भी पाकिस्तान और भारत की टीम का फाइनल में मुकाबला हुआ है, पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है। इस चीज़ को लेके जो भारतीय मीडिया है खुद भी परेशान है, अपनी कौम को भी हिजान में मुब्तला कर दिया है। और भारतीय मीडिया का जो इसके ऊपर एक जो कैंपेन चल रही है, जो ट्रांसमिशन चल रही है, उसने भारतीय सुरमाओं को, भारतीय खिलाड़ियों को भी जो है जहनी दबाव में जो है मुब्तला कर दिया है। अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि 2017 में जब हम पाकिस्तान से पूल मैच जीत गए थे, लीग मैच जीत गए थे, लेकिन फाइनल में जब पाकिस्तान और भारत का टकरा हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और उधर से पाकिस्तानी टीम की जो कप्तानी है वो सरफराज अहमद कर रहे थे, और फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया था। और उस वक्त भी ऑन पेपर भारत की टीम पाकिस्तान से बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन वो फाइनल जीतने के बाद सरफराज 11 ने उसके बाद जो जीत का तसल्सल था उसको 2019 तक जो है बरकरार रखा था। तो आज भारतीय मीडिया तो परेशान है, लेकिन पाकिस्तान के लिए गो के 2 मैच पाकिस्तान इस एशिया कप के इवेंट में भारत से हारा है। आज हैट्रिक का खतरा भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फेवरेट भारत है, पाकिस्तान फेवरेट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो एक अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए इस मैच में खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऑन पेपर भारत फेवरेट भी है, भारत की टीम स्ट्रांग भी है। और जब सूरत हाल ये हो तो फिर जाहिर सी बात है, ख़तरा जो फेवरेट टीम होती है उसके लिए ज़्यादा ख़तरा होता है। और क्योंकि पाकिस्तान का जो एक एज हासिल है वो ये है कि पिछले 2 से 3 मैचों में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के बॉलर ने ख़ास तौर पे और बैट्समैनों ने भी अच्छा परफॉर्म करके फाइनल में पहुंचे हैं, जिसकी अप्रिसिएशन भारतीय जो साबिक खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से भी किया गया है, मीडिया की तरफ से भी किया गया है। और जो भारत का श्रीलंका के साथ आखिरी मैच हुआ, उस मैच में भारतीय टीम को जैसे फेंटा पड़ा है, 203 रन का टारगेट देने के बाद श्रीलंका ने
उस स्कोर को लेवल कर दिया और सुपर ओवर में भारत से श्रीलंका को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर वो T20 मैच में जो श्रीलंकन बैट्समैन थे पाथुम निसांका, अगर वो आखिरी ओवर में आउट ना होते तो बड़ी आसानी के साथ श्रीलंका ये मैच जीत जाता। लेकिन बड़ा देखते हैं आज इस फाइनल में क्या होता है। भारत की टीम ने कल, उनके कप्तान ने पाकिस्तान के साथ फोटो शूट नहीं कराया, लेकिन सलमान अली आगा ने कहा कि हमें किसी की परवाह नहीं। आज इम्कान है कि फोटो शूट होगा, लेकिन सलमान आगा ने कहा कि अगर कोई आता है आए ना आए तो ना आए, हमें किसी की परवाह नहीं। अब नाज़रीन आते हैं हमारे ब्लॉग की जो अहम खबरें हैं, जो सियासी खबरें हैं, अदालती खबरें हैं, उनसे अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। मुख्तसर से नाज़रीन बात कर लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पेशावर में पावर शो था कल रात का, जिसमें एक बड़ा ऐलान जो है वो किया जाना था। नाज़रीन क़यादत तो पहुंची, जलसे में खिताब भी किया, लेकिन जिस सरप्राइज़ का, जिस बड़े ऐलान का मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो ऐलान, कोई ऐलान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने नहीं आया कि आइंदा का लाहेअमल क्या होगा, इमरान खान की रिहाई के लिए हमने अब आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, कुछ भी नहीं था। बल्कि अली मीन गणिपुर साहब ने जो खिताब किया, उस खिताब के दौरान तो लोगों की तरफ से उन्हें जूतियां दिखाई गईं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ की कोर और सियासी कमेटी का हिस्सा हैं, तो गंडापुर साहब को जूतियां दिखाई गई, बोतलें पानी वाली मारी गई। तो ये अपनी क़यादत से जो पीटीआई के अपने सपोर्टर हैं इस हद तक मुतनफ़र हो चुके हैं कि वो उनको जूतियां दिखा रहे हैं और पानी की बोतलें मार रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है कि ये शो कितना बड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कहा था कि हम एक बड़ा शो करेंगे, सियासी शो करेंगे, तो नाज़रीन ये एक कामयाब नाकाम जलसा था। अब आप कहेंगे कि कामयाब नाकाम जलसा कैसे? नाज़रीन आम जो जलसे होते ना, ये उस तरह का जलसा था। कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं थे, बहुत बड़ी तादाद में इसलिए कह रहा हूं कि नहीं थे क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो अपना दावा था वो 5 लाख लोग इकट्ठे करने का था, और कुछ तो पीटीआई के लोग कह रहे थे कि हमने 25 लाख लोगों को इकट्ठा करके एक पैगाम पहुंचाना है। तो 25 लाख कहाँ, 15 लाख कहाँ, 5 लाख कहाँ, और चंद हज़ार का मजमा कहाँ, जलसा कहाँ। तो कामयाब इसलिए कह रहा हूं कि आम जलसे इसी तरह के होते हैं, और इस तरह के जलसे होते हैं उनको भी कामयाब कहा जाता है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के दावों की रोशनी में इस जलसे का अगर एनालिसिस किया जाए तो ये एक नाकाम जलसा था। इस जलसे में कुछ ऐसा नहीं था जिस पर कहा जा सके कि बहुत बड़ा जो है वो मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया है। अब देखते हैं इमरान खान साहब को इस जलसे से मुतल्लिक बताया जाएगा तो खान साहब क्या कहते हैं, वो अगला लाहेअमल क्या देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब ने 6 मई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को क्या पैगाम भेजा। अब इस खबर पे नाज़रीन आते हैं। नाज़रीन बात है आज से 2 साल 2.5 साल पहले की। अभी 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई नहीं हुआ था, और ये पैगाम इमरान खान साहब ने 6 मई को आर्मी चीफ को दिया। अब ये पैगाम कैसे दिया गया, इस बात का नाज़रीन इंकिशाफ हुआ है। जो रावलपिंडी JHQ हमला केस में जो गवाह हैं, जो पुलिस के मरकज़ी गवाह थे, उसका जो बयान कलमबंद किया गया है, उसमें नाज़रीन बड़े होशरुबा किस्म के इंकिशाफात किए गए हैं। उस नाज़रीन तहरीरी स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि 9 मई को लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब जाते हुए जो चक्री पे रेस्ट एरिया आता है, ये नहीं कि इस्लामाबाद से लाहौर इमरान खान जा रहे थे, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आते हुए जो चक्री का रेस्ट एरिया आता है, वहाँ पर इमरान खान साहब ने 12:30 बजे से लेके दिन को दोपहर 2 बजे तक एक मीटिंग की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, शिबली फराज मौजूद थे, सदाकत अली अब्बासी मौजूद थे, इसके अलावा शेख राशिद हफीज़ थे, इजाज़ जाजी थे, बाकी पीटीआई की क़यादत वहाँ पे मौजूद थी। और इस इजलास में जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं उनकी तरफ से ये बताया गया कि इस इजलास की सरबराही तो इमरान खान साहब ने की, लेकिन इस इजलास में इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि 6 मई को आपने रावलपिंडी में एक रैली निकालनी है। अब वो रैली कहाँ से निकलनी है? मरीड चौक से निकलनी है, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने निकालनी है। और वो रैली जो है मरीड चौक से निकलते हुए कचहरी चौक तक जाएगी। अब कचहरी चौक तक प्रोसिक्यूशन के गवाह के मुताबिक इस रैली को कचहरी तक क्यों लेके जाना था, उसकी वजह ये बताई गई
کہ اس اجلاس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے کچہری جانے والے راستوں کو بند کرنا ہے، اور کچہری سے ناظرین صرف 5 منٹ کی مسافت پہ آرمی ہاؤس ہے، اور کچہری چوک سے بالکل 2 سے 3 منٹ کی مسافت پہ جو 10 کور ہے اس کی طرف جانے والا راستہ بھی ہے، یعنی آرمی ہاؤس کی طرف جانے والا راستہ بھی ہے، 10 کور کی طرف جانے والا راستہ بھی ہے، اور جی ایچ کیو کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی وہاں سے 1 سے 2 منٹ کی مسافت پہ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے پیغام یہ دیا کہ آپ نے اپنی قیادت سے کہا کہ آپ نے جب یہ ریلی نکالنی ہے تو اس سے یہ پیغام جائے گا، کیونکہ اس وقت آرمی چیف عاصم منیر صاحب بن چکے تھے، ذمہ داریاں سنبھال چکے تھے، تو آپ کی اس ریلی سے پیغام یہ جائے گا افواج پاکستان کو، آرمی چیف کو اور باقی فوج کے اعلیٰ افسران کو، کور کمانڈرز کو، کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے نشانے پہ ہیں، اور اگر آپ نے کچھ ایسا کیا تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان سے آپ کے جو دفاتر ہیں، جو جی ایچ کیو ہے، جو آرمی ہاؤس ہے، جو 10 کور کا آفس ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور پھر ناظرین اس اجلاس سے متعلق پروسیکیوشن کے جو گواہ تھے ان کی طرف سے یہی بتایا گیا، جو کہ پولیس انسپیکٹر ہیں، کہ عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے فوج یا رینجر کی طرف سے گرفتار کیا گیا تو آپ کا جو ریاکشن ہے، آپ نے جو اس کا جواب دینا ہے، آپ نے ملک بھر میں جو رینجر اور فوج کی املاک ہیں آپ نے وہاں ٹارگٹ کرنا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے احتجاج کرنا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے ان کو نشانہ بنانا ہے اور نعرے بازی کرنی ہے افواج پاکستان کے خلاف اگر مجھے انہوں نے گرفتار کیا، اور خواتین کو ڈھال کے طور پہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ ناظرین خان صاحب کے خلاف جی ایچ کیو راولپنڈی حملہ کیس میں جو گواہ کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے مندرجات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور 30 ستمبر تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے ناظرین جو اگلے گواہ ہیں انسپیکٹر یعقوب شاہ، انسپیکٹر ناظم حسین، یہ مجھے لگتا ہے کہ تفتیشی ہیں عمران خان صاحب کے کیس کے، اور ڈی ایس پی مرزا جوید جو کہ سابقہ تفتیشی ہیں، ان کو 30 ستمبر کو عدالت نے اپنے بیانات قلم بند کرنے کے لیے جو ہے وہ بلا لیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں جو جسٹس جہانگیری صاحب والی خبر ہے۔ ناظرین جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا جب سے یہ ایشو سامنے آیا ہے، کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے کہ ان کے پاس ویلڈ ڈگری نہیں ہے، تو جب یہ ویلڈ ڈگری کا کوشچن اٹھا تو سب سے پہلے تو جہانگیری صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوا۔ اچھا، ریفرنس کے اندراج کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں داؤد نے ایک پٹیشن دائر کی۔ اب اس پٹیشن پہ کچھ نہیں ہو سکا، اس پہ اعتراضات تھے، ایک ہیئرنگ ہوئی، درخواست کے قابل سماعت ہونے کے معاملے پر فیصلہ محفوظ ہوا، لیکن وہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو سکا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ اسی دوران سندھ ہائی کورٹ میں کچھ وکلاء کی جانب سے جہانگیری صاحب کی جو ڈگری کے اوپر کراچی یونیورسٹی کارروائی کر رہی تھی اس پہ حکم امتناع لے لیا گیا، اور کراچی یونیورسٹی کی جو انفیئر مینز کی جو کمیٹی تھی یا ایگزامینیشن کمیٹی تھی اس کو فردر اس ڈگری کے معاملے پہ کسی قسم کا ایکشن یا فیصلہ لینے سے روک دیا گیا۔ اب 1 سال تک وہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہا، درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ جیسے عامر فاروق صاحب نے پہلے مرحلے میں یہی کہا تھا کہ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو جہانگیری صاحب کو جوڈیشل ورک سے روکا ہے اس میں بھی بے شک جج صاحب کو کام سے روک دیا گیا ہے، صحیح یا غلط، لیکن جج صاحب نے، ڈوگر صاحب کے بینچ نے ضرور کہا ہے کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو 1 سال تک درخواست وہاں پہ پینڈنگ پڑی رہی، لیکن درخواست کے قابل سماعت ہونے کا سندھ ہائی کورٹ سے فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اب جہانگیری صاحب وہاں پہ گئے، جہانگیری صاحب کے ساتھ جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ بھی وہاں پہ گئیں، اور جہانگیری صاحب کیسے پیش ہوئے؟ ایک جج کے وہ حیثیت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کالا کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، کالی پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے، کالی ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے، سفید شرٹ بھی لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، تو وہ جج کے طور پہ تو جب کورٹ میں بیٹھتے ہیں تو گون پہنتے ہیں، لیکن جب وہ کورٹ سے نکلتے ہیں تو وہ گون جج اتار دیتا ہے۔ لیکن جج جو ہے وہ ہر جگہ پہ جج ہوتا ہے، اور جج کا لباس پہ یہ ہوتا ہے، کالا کوٹ، کالی ٹائی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جج کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ چلیں، ان کا تو کیس تھا، طارق جہانگیری صاحب چلے گئے، لیکن ان کے ساتھ جو جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ تھیں، جن کی کاؤنسل 24 سے لے کے 26 ستمبر کی جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دی گئی تھی۔ اب سوال یہ اٹھا ہے، جو جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں
حافظ احتشام نامی ایک شہری نے شکایت بھجوائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جج صاحبہ نے مس کنڈکٹ کیا ہے. کیس تھا تو طارق جہانگیری صاحب کا تھا، لیکن سمن رفت امتیاز صاحبہ نے اپنی کاز لسٹ جو ہے وہ کیوں کینسل کی؟ سائلین کے کیس لگے ہوئے تھے. سمن رفت امتیاز صاحبہ کا سندھ ہائی کورٹ میں اپنا کوئی کیس نہیں تھا، لیکن وہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں اور سندھ ہائی کورٹ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی. تو اس کمپلینٹ میں کہا گیا ہے کہ جج صاحبہ نے، خاتون جج صاحبہ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف کارروائی کرے. تو یہ ناظرین ہمارا بلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.